आदाब अर्ज़ है। मैं हमेशा से जो हूँ हक़ में था 18th अमेंडमेंट की, यानी कि जो प्रोविंशियल डेवोल्यूशन है, मैं उसके हक़ में था। जब से ये हुआ कि जी पैसा जितना जो शहर या सूबा कमाएगा उसको उसी हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, उसी हिसाब से डेवलपमेंट होगी, जितना रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होगा वहाँ उतना ही इनपुट होगा, मैं हमेशा से इस चीज़ के हक़ में रहूँ। और ज़ाती तौर पे मुझे लगता था कि ये सही है। गो कि मेरा ताल्लुक़ कराची से, सारी ज़िंदगी में कराची रहा, लेकिन कराची के हालात जब बहुत ज़्यादा कशीदा हुए, बहुत बुरा हाल हुआ, तो आखिर मैंने सोचा ज़िंदगी में कि यार क्या करना चाहिए, क्या मुल्क छोड़ के चला जाए इंसान। बहुत से मेरे दोस्त अहबाब सब एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता मुल्क छोड़ के जाते रहे। मेरे रिश्तेदारों, अजीज़ अकारिब जो ख़ानदान है उसमें ज़्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, कम लोग पाकिस्तान के अंदर हैं। बेशतर नौजवान नस्ल बाहर चली गई। मैं सोचता कि मैं क्या करूँ, फिर वो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और उम्र भी नहीं थी कि इंसान दोबारा जाए स्ट्रगल करे। तो मैंने कहा कि यार बहुत से लोग पंजाब जा रहे हैं, लाहौर आया जाए। और मैं लाहौर आया और मैंने देखा कि वाकई यहाँ पे एक हुकूमत थी, एक एडमिनिस्ट्रेशन था, एक सिस्टम था जो कि चल रहा है। और शहबाज शरीफ साहब नो डाउट बहुत ज़बरदस्त किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर थे, बेहतरीन उन्होंने काम किया। मैंने सुना उससे पहले परवेज़ इलाही साहब भी बहुत बेहतरीन काम किया, मैंने उनको देखा नहीं। और फिर ये नई हुकूमत आई और पंजाब में बुज़दार साहब को लगाया गया। और मैं यकीनन इस पर कोई मैं मतलब डिसऑन नहीं करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ कि बुज़दार साहब ने आते ही साथ शहबाज शरीफ साहब के, परवेज़ इलाही साहब की जितनी मेहनत थी वो तकरीबन बर्बाद कर दी। आज मैं PTI से या बुज़दार साहब की शिकायत पे शो नहीं कर रहा हूँ। आज मेरे साथ ज़ाती तौर पे मेरे जहन में कुछ ऐसी बातें आई, कुछ ऐसी सोच आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जब बुज़दार साहब की हुकूमत और कल का शो जो है मेरा, मैंने बहुत अग्रेसिवली और बहुत ओपनली ये शिकायत की इमरान खान साहब से कि साहब पंजाब हुकूमत को हटा दिया जाए, जो कि मैं शायद अब भी मेरे दिल में वही बात हो। लेकिन आज उससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि क्या हम दो लोगों के हाथों मजबूर है कि अगर शहबाज शरीफ नहीं होगा तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा, अगर परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बनते शहबाज शरीफ के बाद तो पंजाब नहीं चल सकेगा। क्या कोई और शख्स हमारे पास ऐसा नहीं है जिसको हम ये काम दे सकें? अच्छा, फिर मेरी एक और अजीब सी आदत है, मैं शिकायत करने से पहले या गम करने से पहले खुद ये सोचता हूँ। अक्सर मगर लोग बाथरूम में गाते हैं, मैं शीशे के आगे खड़े होकर ये सोचता हूँ कि यार अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता पंजाब का तो मैं क्या करता। और जवाब आईने से ये आता है कि मेरे अच्छे खान भी कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे आप सिंध का चीफ मिनिस्टर बना दे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप मुझे KP के में कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे वजीर आजम बना दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने हमेशा नवाज शरीफ के डिफेंस में यह कहा कि प्रोविंशियल रेवोल्यूशन हो गई है, आप नवाज शरीफ को कैसे मुल्जिम ठहराते हैं अगर पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है। डिफेंस सही है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान का तो कबाड़ा हो गया क्योंकि प्रोविंशियल रेवोल्यूशन हुई है। अब समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कातिल के हाथ पे, किस कातिल के हाथ पे खून ढूंढूं। क्या चीफ मिनिस्टर से सवाल करूं, गवर्नर से सवाल करूं, मिनिस्टर से सवाल करूं, चीफ मिनिस्टर से सवाल करूं, फेडरल में किससे पूछूं यार तुमने मेरे साथ क्या किया। एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कंफ्यूजन फैली हुई है। ये ख्यालात मेरे जहन में क्यों आए? क्योंकि कल तो मैं बहुत खिलाफ था इन मामलात के। आज दोपहर एक खबर चली चंद पीपल्स पार्टी से रिलेटेड कुछ अहम गिरफ्तारियों की, उनकी हकीकत क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब TV देख, उस्ताद ने कहा है कि अगर समझना है कि दुनिया में क्या होता है तो जो चीज़ खबरें आती रहें, जो चीज़ देखो वो लिख लो कि किस तारीख को कितने बजे क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, तो बहुत कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो साहब 20 दोपहर में खबर आई कि चंद अहम गिरफ्तारियां हुई हैं दुबई में, और उसके फ़ौरन बाद एक घन घरजती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बिलावल ने तकरीबन 1 घंटा तकरीर की, सवालात लिए और बार बार हमने अस्पताल बनाए हैं, प्रोविंशियल डेवोल्यूशन, NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और NICH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, और हमने ये किया और जब पैसे आए हमने ये किया और जब प्रोविंशियल डेवोल्यूशन हुई और यूँ हमारे पर जिम्मे। बल्कि सुनाइए बिलावल ने क्या कहा, जरा सुनाइए। सिंध हुकूमत का तारीफ़ भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद, डेवोल्यूशन के बाद जब आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी सौंपी गई तो जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने परफॉर्म किया, सिंध हुकूमत ने पूरे मुल्क को दिखा दिया कि जो
हमारा 18वीं तरमीम के क्रिटिक्स थे जो 1 यूनिट चाहते हैं, तब चाहते थे और आज भी चाहते हैं, वो कहते रहे कि हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है, सूबे तो ये काम कर ही नहीं सकते हैं। और सिंध हुकूमत ने करके दिखा। सिंध हुकूमत ने क्या काम कर दिखाया? सिंध हुकूमत ने, इन्होंने इस तकरीर में कम से कम, ऐसी नंबर बोल रहा हूँ, 149 दफ़ा, मतलब बहुत सारी दफ़ा इन्होंने हेल्थ की बात की, अस्पतालों की बात की। बिलावल पता नहीं कभी सिविल अस्पताल गए हैं कि नहीं गए, कभी मुझे नहीं पता कि ये बार बार दिल का इलाज। एक अस्पताल है जिसमें मज़े की बात है, जिस साइबर नाइफ की बात करते हैं, सिंध गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक मेरी इत्तला है, ये कौन सी एसोसिएशन है, पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है या कोई उस किस्म की एसोसिएशन है जिसकी डोनेशंस और पैसों से वो साइबर नाइफ लगी है, वही चलाते हैं। सिंध गवर्नमेंट का उसको खास था, उन्होंने सिर्फ जगह दी है और ये रोज़ कहते हैं साइबर नाइफ, और साथ में बताते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर NICVD बना दिया और ये कर। क्या इनको अंदाज़ा है कि कराची में 2.5 से 3.25 करोड़ लोग रहते हैं और उनके पास कोई इज़्ज़तदार तमीज़दार हस्पताल नहीं है? जिना अस्पताल पे तो झगड़ा चल रहा है, वो फेडरेशन को वो कोर्ट ने फैसला कर दिया कि फेडरल का इस पर ये बहुत बिलबिला रहे हैं कि इनको जिना अस्पताल वापस चाहिए, लेकिन बाकी हस्पताल, क्या इन्होंने कभी गौर फरमाया है कि कराची में या सिंध में तालीम का क्या हाल है? 2 दिन से हम सिंध में जो चीटिंग हो रही है 9वीं 10वीं के इम्तिहान में, उसकी हम बात कर रहे हैं। कभी इन्होंने गौर फरमाया है कि सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? साईं मेरे, कभी कराची की वो बड़ी बड़ी शाहराएँ जिन पे इनकी अरबों रुपए की गाड़ियाँ घूमती हैं, और वो शाहराएँ भी जो कि टूटी हुई हैं, इन्होंने मेन रोडों से कभी हटे हैं? कभी ये PIB कॉलोनी गए हैं, कभी ये जैकब लाइन गए हैं, कभी ये क्या कहते हैं वो चनेसर हॉल्ट गए, कभी पहलवान गोड गए, कभी नागन चुरंगी गए, कभी इनको आइडिया है रणछोड़ लाइन में लोग कैसे रहते हैं? इनको पता है आराम बाग और लाइट हाउस का क्या हाल है? इनको पता है हैदराबाद का क्या हाल है? इनको कभी अंदाज़ा है कि ये जो सड़क इनके घर जाती है लाड़काना नवाबशाह होती हुई, उसके अलावा इनको कभी सखर का हाल इन्होंने देखा है? इन्होंने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखा है सिंध का? इनको कोई अंदाज़ा है कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड? अरे सरकार मेरे साईं, सिंध में कचरा नहीं उठता, लाखों टन, हजारों टन कचरे को रोज आग लगाई जाती है कराची शहर में, क्या पूरे सिंध में? क्या मेरे सरकार को आइडिया है कि कुरंगी क्रीक जिसके ऊपर बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो असल में एक गटर है, उसमें तमाम इंडस्ट्रियल वेस्ट जाती है, शहर की वेस्ट जाती है। कुरंगी क्रीक के ऊपर कभी आप किश्ती लेके जाएं, बहुत से लोग जाते हैं, 2-4 बोट शोट्स भी खड़ी हुई हैं, उसका पानी, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, अपनी आंखों से देखी हुई मैं आपको गवाही दे रहा हूं, काश मेरे पास विजुअल होते, ऐसा है जैसे पिघली हुई वैसलीन के अंदर आप किश्ती चला रहे हो। काला पानी है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गटर का पानी है, वेस्ट है। ये मुझे बता सकते हैं माजरत के साथ कि सिंध में, अरे सिर्फ कराची की बात करता हूं, कराची में 2-2.5 करोड़ लोग सुबह सुबह जब लेटरीन जाते हैं तो वो सॉलिड वेस्ट कहां जाता है? इनको पता है साईं को कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग का कोई एक चीज थी कराची में, नाम था गटर बागीचा। वो गटर बागीचा भी नहीं बचा, बेच के ना जाने कौन कौन लोग खा गए। लेकिन उसके अलावा आपको पता है सॉलिड वेस्ट कराची का कहां जाता है? ये कहते हैं प्रोविंशियल डेवोल्यूशन के बाद हमने ऐसे ऐसे छक्के मारे। कौन सा आपने अजीमुशान काम किया सरकार? ये जब कहते हैं कि प्रोविंशियल डेवोल्यूशन के बाद जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट के पास पड़ी और जब रिसोर्सेज आई तो हमने क्या 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 कर दिया, आपने कबाड़ा कर दिया। पिछले 10 साल में सिंध का आपने हशर कर दिया। बाकी जगह की बात यूं नहीं कर रहा कि मैं उसका चश्मदीद गवाह नहीं हूं, लेकिन कराची, हैदराबाद और बहुत से सिंध का मैं चश्मदीद गवाह हूं कि आपने उसके साथ क्या हशर किया है। तो सरकार मेरी, मुंजा साईं, हाथ जोड़ के माफी मांग के मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हकीकत पे आइए। मैंने कुछ दिनों पहले यह भी अर्ज की थी कि मेरे पास अगर जितनी दौलत डिक्लेयर्ड, खुफिया नहीं, डिक्लेयर्ड दौलत शरीफ फैमिली और भुट्टो जरदारी फैमिली के पास है, उसकी अगर 5% मेरे पास होती, मैं जिंदगी में दोबारा काम नहीं करता। अस्तगफुरुल्लाह, माफ करे, खुदा ना खास्ता, नाउज़ुबिल्लाह, अगर वो 2 नंबरी की दौलत भी होती ना, तब भी मैं कहता भाईजान मैं चला, बाकी जिंदगी एक मैं मकान लेता मालदीव्स में
कुछ वेनेजुएला में खूबसूरत सी किसी पहाड़ी शहाड़ी के ऊपर मैं जाके कोई एक फ्लैट लेता, कुछ फ्रांस में, बाकी से घूमता फिरता, उम्रे करता, हज करता, अल्लाह करता, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चों सबको निकाल लेता, कहता भाई मेरा काम हो गया। लेकिन मसला ये है कि सुकून नहीं है, तसल्ली नहीं है, अभी इनको और चाहिए। ये लोग जो ताकत में रहे, हाँ मैं मानता हूं कि बीच में हमारे पास डिक्टेटर्स भी आए, उनको भी शामिल कर लेते, परवेज मुशर्रफ को भी शामिल कर लेते हैं बीच में। इन्हीं 3 लोगों में बाउंस होती रही ना हमारे पिछले 20 साल। अरे भाई आपने कौन सा अजीमुशान काम किया है? 20 साल में सिंगापुर देखिए, 20 साल में दुबई देखिए, 20 साल में अल्लाह भला करे मलेशिया देखिए, जिन मुल्कों की आप मिसालें देते हैं। 20 साल में कोई मुल्क देख लीजिए जिस तरह उन ममालिक ने तरक्की की है। और आपने 20 साल में पाकिस्तान का क्या हाशिर किया? उसके बाद आप कहते हैं कि आप गरीब की पार्टी हैं। गरीब की, बिलावल आज कह रहे थे गरीब की आवाज़ अपने, गरीब की आवाज़? अगर गरीब की आवाज़ कराना, चीखना, रोना, पीटना, मातम करना है तो फिर तो आप लोग वाकई गरीब की आवाज़ हैं। लेकिन गरीब की आवाज़ यह कि या अल्लाह तेरा शुक्र है हम कितने बेहतरीन मुल्क में रहते हैं, तो फिर आप लोग गरीब की आवाज़ नहीं है। तो फिर ये गेम क्या है? नवाज शरीफ साहब क्यों फंसे हुए हैं? क्यों उनसे यह नहीं हो रहा कि वो छोड़ छाड़ के चले जाएं? क्योंकि वो इस चक्कर में फंसे हुए कि किसी ना किसी तरह बेटी को सियासत मिल जाए। लेकिन सियासत से क्या करना है? ज़रदारी साहब की सबसे बड़ी एफर्ट क्या है? एक एफर्ट तो ये है इन दोनों की कि अपना, मुझे भाई मैंने आंख से नहीं देखा, अल्लाह माफ़ करे, मैं बिला झूठी गवाही दूं, लेकिन बज़ाहिर जो आपके ऊपर नैब के केसेस हैं, जो इल गॉटन वेल्थ है, चले मैं उसको नहीं कहता, मैं झूठी गवाही देने वाला आदमी उससे नहीं है, जो आपके ऊपर केसेस हैं नैब के, वो किसी तरह ख़त्म हो जाए, मामला ठंडा हो जाए। लेकिन आज मुझे बिलावल की तकरीर से ये समझ में आया कि मसला सिर्फ माजी की दौलत बचाना या केसेस ख़त्म करना नहीं है, मसला है टू कंटिन्यू टू स्टे इन पावर। आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं कि आपके पास सियासत रहे। शहबाज शरीफ साहब, जहां से मैंने बात शुरू की थी, 10 साल हुकूमत करके गए पंजाब के ऊपर, लेकिन उनके जाते साथ सिस्टम कोलैप्स कर गया। हाँ मैं मानता हूं उनके जाने के बाद जीटी रोड टूट रही है, उनके जाने के बाद शहर में चीजें टूट रही हैं, उनके जाने के बाद पंजाब बिल्कुल केओस में है। लेकिन अगर 10 साल एक शख्स एक सूबे पे हुकूमत करके गया हो, जबकि प्रोविंशियल डेवोल्यूशन हुई भी थी, तो क्यों पंजाब में 10 साल में पूरा पंजाब मैट्रिक पास नहीं है? क्यों 10 साल में यहां की पुलिस नॉर्वे की पुलिस की जैसी नहीं है? क्यों 10 साल में यहां पे पंजाब में इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन क्यों नहीं आया? क्यों पंजाब में 10 साल में 20 यूनिवर्सिटीज नई नहीं बनाई गई? क्यों पंजाब में 10 साल के अंदर वो डेवलपमेंट, हाँ रोडें बनी मैं मानता हूं, हाँ इकोनॉमी चली मैं मानता हूं, हाँ हालात बहुत बेहतर थे मैं मानता हूं, लेकिन एडवांटेज था, कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, कोई टीम नहीं बनाई गई, कोई प्रोसेसेस नहीं बनाए गए। एक शख्स जिसका होल्ड था, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे शहबाज शरीफ साहब, मैं मानता हूं, मैं कायल हूं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन ये लीडर ना हुआ कि जिसके जाने के बाद सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाए। यानी कि उन्होंने वो पन्नी लगाई हुई थी सिस्टम में कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं गया तो सिस्टम कोलैप्स। एंड दैट इज व्हाई आज मैं इन दोनों लीडर्स को मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट करता हूं जाती तौर पे। हालांकि मैं फिर कहता हूं, मैं शहबाज शरीफ का आपके बहुत बड़ा फैन हूं। उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया है जहां पाकिस्तान भर के लोग आके इज्जत से रह सकते थे, लेकिन आज समझ में आता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। उन्होंने अपनी जागीरदारी बनाई कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ दिन या कुछ भी नहीं हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है क्या प्रोविंशियल डेवोल्यूशन ने फ़ायदा किया? क्योंकि इमरान खान साहब जगह जगह जाके 3 दिन से 4 दिन से कि भाई ये 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल डेवोल्यूशन मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, और साथ में बिलावल बार बार कहते हैं 18th अमेंडमेंट ना प्रोविंशियल डेवोल्यूशन पे कोई नहीं हाथ लगाएगा। क्यों? पैसे क्यों? खैर एक वक्फा लेना है, उसके बाद 2-4 बातें और करूंगा, फिर मैं मानस पे तारुफ कराऊंगा ये क्यों सियासत में रहना चाहते हैं, क्यों 18th अमेंडमेंट से इन लोगों को खौफ है। एक वक्फे के बाद बात होगी। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में कहते हैं प्रोविंशियल डेवोल्यूशन लोगों को क्यों नहीं चाहिए, उसकी वजह ये उनकी सियासत में क्यों रहना है, बिलावल की सियासत में क्यों रहना, छोड़ने दफा करें। इसलिए रहना है क्योंकि अभी इनको और माल चाहिए,
और प्रोविंशियल डेवोल्यूशन इनको इसलिए चाहिए कि ये सिंध के साथ जो करते रहें वो करते रहें, ये पंजाब के साथ जो करते रहें वो करते रहें, और माल वहाँ पे आता रहे। लेकिन माजरत के साथ, जहाँ से मैं बात आगे बढ़ाना चाहूँगा, सिर्फ पंजाब और सिंध इन दोनों की बात नहीं है। बलूचिस्तान में हमने कौन से चौके छक्के मार लिए, KPK में क्या कर लिया। विथ रिस्पेक्ट, पिछली हुकूमत हालांकि PTI की थी, लेकिन वहाँ भी निकल आया ना करप्शन के स्कैंडल, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बात यह है कि एज अ पाकिस्तानी आज की बैठक में मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये प्रोविंशियल डेवोल्यूशन, ये चीफ मिनिस्टर्स, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन, यानी कि हम वडेरे जो इलेक्टेबल्स होते हैं, वडेरे, चौधरी, बड़े लोग, अमीर लोग, मालदार लोगों को इलेक्ट करते हैं, फिर ये असेंबली में जाते हैं, अपना माल लगा हुआ जो है उसकी जितना माल लगाया उसकी बेसिस के ऊपर लेदे होती है, तोड़ जोड़ होती है। ये हुकूमत भी जहाज़ में लोग आते जाते थे वैसे ही बनी ना, मैं किसी पे शिकायत नहीं कर रहा, ये फैक्ट है। तोड़ जोड़ होती है, ले दे होती है, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, वजीर आज़म। मैंने वजीर आज़म नहीं चुना, मैंने अपना एक साईं, वडेरा, चौधरी, कोई बड़ा आदमी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बिजनेसमैन से माल लगा, मैंने उसको चुना। उन्होंने मिलकर अपने गैंग शैंग बनाए, ग्रुप बनाए, तोड़ जोड़ की, और उन्होंने एक वजीर आज़म में चीफ मिनिस्टर चुन दिया, वजीर आला चुन दिया। मैं आज ये सवाल रेज करना चाहता हूं कि क्या मुझे ज़ाती तौर पे हक नहीं होना चाहिए कि मैं अपने चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट वोट दूं, जिससे कहते हैं वन मैन वन वोट वाला सिस्टम। एक सवाल मेरा ये है आज का, और दूसरा सवाल ये कि प्रोविंशियल डेवोल्यूशन से अगर हम इर्द गिर्द देखें कुछ नहीं हुआ, तो जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि प्रोविंशियल डेवोल्यूशन ख़त्म होनी चाहिए, वापस सेंटर के पास रिसोर्सेज जाने चाहिए, ताकि हम एक शख्स जिसको वोट देते हैं उसको अकाउंटेबल कर सकें, क्या ये तरीका सही है या नहीं। और तीसरी बहस आज की है, 100 बार बात हुई सूबे बनाने की, ये भी क्या है, साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब का सूबा बना रहे थे, अब तक उस पर कुछ नहीं कर सके, नहीं कर सकते। ये सूबे बनाने की बात क्यों बार बार होती है? क्यों ना हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, हम देखें 10, 11, 12 यूनिट्स बनाएं जिनका आउटलाइन जो हो वो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। सूबे अपनी जगह मौजूद है, सिंध हमारा सिंध है, बलूचिस्तान हमारा बलूचिस्तान, वो वैसा ही रहे, लेकिन हमें ये देख के कि किस तरह उन इलाकों को मैनेज करना है, उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाए। मेरे दो दोस्त अजीज़ दोनों समझदार हैं, इन मामला पे नज़र रखते हैं, ज़ीशान मर्चेंट साहब और मुज़म्मिल इस्लाम साहब दोनों लाइन पे मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ 3 मेरी डिस्कशंस हैं, मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा फ्री फॉर्म चलें, हम इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, ओपिनियन शेयर करें। ज़ीशान, मैं आपसे इब्तिदा करना चाहूँगा। पहला सवाल कि ये जो हम वन मैन वन वोट नहीं है, हम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में फंसे हुए, क्या लगता है आपको ये सही? देखिए फैसल भाई, आपने जो बात की कि हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करें, तो ये लीडर्स इन्हीं लोगों में से तो आएंगे ना, यही तो नॉमिनेट करेंगे। हमारे पास वो डिबेट वाला सिस्टम तो है नहीं कि हम 10-20 लोग हमारे पास हों, उनमें हम उनकी डिबेट सुनते रहें, क्योंकि ना एज अ नेशन हम इतने शऊर रखते हैं आज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ना हम एज अ नेशन उस लेवल पे आज पहुंचे कि हम अपने लीडर्स को खुद चुन सकें या हम में से वो लीडर आए। हम तो एक दकियानूसी सियासत को फॉलो करते हैं, उसमें अगर हम पीपल्स पार्टी को हमारे अब्बा सपोर्ट करते आए हैं तो आज हम भी उस पीपल्स पार्टी को ही सपोर्ट करते रहेंगे, या MKM से अगर मेरा ताल्लुक है तो नस्ल दर नस्ल MKM चलती रहेगी, या PMLN या PTI। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास गिने चुने कुछ चेहरे हैं जो पार्टियां बदलते हैं, एक पार्टी से निकल के जब दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो पुरानी पार्टी को बुरा भला कहते हैं, और नई पार्टी में आने के बाद वो समझते हैं कि वो सब दूध के धुले हो गए हैं। तो ज़ीशान, यही तो है ना जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम इन लोगों के हाथ फंसे हुए हैं। क्यों ना फैसल कुरैशी, ज़ीशान मर्चेंट जो कि कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टरशिप का या प्रेसिडेंसी का, उसको वोट दे? तो मुझे और आपको तो कोई जानता ही नहीं है ना, हम तो ब्रांडेड हैं बाय पार्टीज, और पार्टीज में वैसे किसी जमाने में एक लीडर कहते थे कि मैं किसी को भी खड़ा कर दूं तो वो जीत जाएगा, तो हम तो उससे बाहर ही नहीं है ना, उस सोच से ही बाहर नहीं आया आज तक।
तो हम उस सोच से बाहर आ भी नहीं सकते क्या? अगर हम ये कोशिश करें कि हमारी अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़त्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर जाएं, जैसे अमेरिका में 1 मैन, तो उसमें आप नहीं समझते कि हम बेहतर इवॉल्व करेगी डेमोक्रेसी हमारे? मेरे भाई, वो पढ़ाई का लेवल या वो एजुकेशन का लेवल वो सूबों में आया ही कब कि हम इतना शऊर रख सकें कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। चले हमने 1 मिनट के लिए मान भी लिया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम पे चले गए, मैं और आप खड़े होंगे और हमारे आगे वही आज के लीडरान खड़े होंगे, तो वी डोंट स्टैंड अ चांस वन। देन फिर हम इज्जत ही बचा रहे होंगे दोनों मिलके, क्योंकि ना हमारे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, ना हमने कोई काम किया हुआ है। अब ये जो भी लीडर्स आज हमारे पास आते हैं किसी न किसी पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आ रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि सिंध में कोई काम नहीं हुआ, क्वेश्चन ये है कि हम क्या ये जो प्रोविंशियल सिस्टम या जो आप 18th अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, तो ये जो सूबों में पैसा आ रहा है, तो ये सूबे में जिसकी गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से उसको खर्च करेगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो फाइलें बना बना के देता चला जाऊंगा और काम कुछ भी नहीं होगा, फाइलों में सब काम हो रहे होंगे। उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, ये क्वेश्चन है। क्या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान या जो दूसरी अफेयर्स है उनका क्या रोल होना चाहिए? हमें इस पे डिबेट जरूर करनी चाहिए कि जो ये पैसा अगर तो इस फॉर्म को रखना है, 18th अमेंडमेंट की फॉर्म को ऐसे ही चलाना है, तो इसका जो पैसा प्रोविंसेस के पास आता है वो कैसे जो है उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी और उसका जिम्मेदार वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा वो कैसे होगा और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, मुजम्मिल आपका क्या ख्याल है, हम अपना एक सिंगल लीडर चुन सकते हैं या जैसे जीशान कह रहे हैं कि हम उसके लिए उस लायक ही नहीं है? हम देखिए, बात यह है कि मैंने पिछले दिनों इसकी ट्वीट भी की थी और लिखा भी था कि वी नीड अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, और हम सबका इख्तियार होना चाहिए कि हम किस आदमी को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले 2 चीजें, एज अ नेशन हम सिर्फ डायरेक्टली बराह रास्त अपने काउंसलर को इलेक्ट करते हैं, उसकी बात की कोई दुनिया में नहीं पता। वो बेचारे काउंसलर मिलके जो है वो चेयरमैन टाउनशिप बनाता है और फिर मेयर, अब हम अपने शहर का मेयर को भी डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो जिसकी मेजॉरिटी जो है वो लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन जीत जाती है, वो अपनी मर्जी का एक मेयर लाके खड़ा कर देता है। आपको याद होगा कि अभी जो कराची के मेयर है उन्होंने 6 महीने पहले जेल से बैठ के मेयरशिप चलाई थी फिर उनकी जमानत हुई और सारा कुछ हुआ, ठीक है। तो आजकल जैसे सिंध के स्पीकर वो जेल से आते हैं रोजाना इधर, ठीक है। उसकी वजह ये कि हम जो है पार्टी सिस्टम, अच्छा चले पार्टी सिस्टम भी बुरा नहीं है, दुनिया में इसकी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, सबसे बड़ी बरतानिया मिसाल है। लेकिन बात यह कि उन पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होती है, उन पार्टीज में डिबेट होकर एक लीडर सेलेक्ट होता है। अब जैसे इसको और आगे ले जाए, इस बात को अमेरिका की तरफ ले जाए, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स अंदर ही उनकी ना, अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 2020 में हुआ, 2016 से ही उनकी पार्टी में जो प्रेसिडेंट के लिए जो डिजायरेबल कैंडिडेट्स हैं, जो अपने आप को समझते हैं, वो अंदर ही पार्टी में काम कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं। मतलब उनका पूरा एक इंटरनल सिस्टम। अच्छा, मुझे एक वक्फा लेना है, होल्ड योर थॉट, जाइएगा नहीं, वक्फा ले लीजिए। मास्टर करने का बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल, मैं आपकी बात काटी थी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। वो जो है उन मुल्कों में जो है बराह रास्त उन पार्टियों में कंपटीशन होता है और जो अहल आदमी होता है उसको ऊपर लाया जाता है। ये नहीं होता कि इसकी पसंद और उसकी पसंद। आज तक मैंने पाकिस्तान में अगर PMLN नहीं, मुजम्मिल में इसमें मैं ऐड कर दूं, उनकी पार्टीज में जो भी सिस्टम होता है इंटरनल बहस का, लेकिन इवेंचुअली उनके कैंडिडेट को डायरेक्ट वोट पब्लिक ही डालती है। नहीं, वो मैं आ रहा हूँ ना उसको। हाँ, जब वो एक कैंडिडेट, जब वो अंदर पार्टी के अंदर से जो बेस्ट होता है वो सिलेक्ट होता है, फिर डायरेक्ट दूसरी पार्टी के बंदे से compete करता है और पूरी कौम जो है वोट डालती है और बाकायदा उस जो कैंडिडेट होता है उसकी प्रोग्रेस जो है पूरी कौम मॉनिटर कर रही होती है इंटरनली भी, जब वो अपनी पार्टी के अंदर लोगों को हरा रहा होता है। और अब आ जाए पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में कहने को डेमोक्रेसी, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, मैंने अपनी तारीख में, आई डोंट नो आपने विटनेस किया नहीं, अगर PMLN ने कोई बिल टेबल किया है ना, तो PMLN के अगर 110 लोग हैं तो वो कोई उस बिल के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर किसी की कोई फटावड्डा होगा तो वो वोट डालने नहीं आता, घर बैठ जाता। यार एक तो तुम बातें अजीब करते हो। अबे बिल पढ़ेगा कोई, पढ़ सकेगा तो खिलाफ जाएगा ना यार। अब वो बात यही है ना, मैंने देखा अमेरिका में वो डेमोक्रेट, वो बेचारा वो ट्रम्प सर से टकरे, दीवारों से टकरे मार रहा है
कि मुझे जो है वो मैक्सिको में जो है ना बॉर्डर की वॉल बनानी है, उसकी पार्टी के लोग उसके खिलाफ वोट दे देते हैं। अभी ब्रेक्जिट आजकल हो रहा है, आपने देखा होगा, नचा दिया उसको। में 3 वोट हार गई, 3 वोटिंग हार गई है 3 दफा, अब वो चौथा प्लान करी है। इधर जो है जो ड्राइंग रूम में सियासी पार्टीज की मतलब नोडेरो में या जाती उमरा में या बनी गाला में जो डिसाइड हो जाए वो जो है बाकी सबके सबको जो है ना उधर। ओके तो पॉइंट है ना, आप देखिए सर इस वक्त जो है वजीर आजम हमने नहीं चुना, वजीर आला हमने नहीं चुना, जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वो हमने नहीं चुने, हमने मेयर नहीं चुना, हमने किसी को भी नहीं चुना। ये मिनिस्टर्स भी हमारी मर्जी के नहीं है। कोई भी पाकिस्तान की तारीख में अवाम की डायरेक्ट मर्जी का शख्स उसका काम नहीं कर रहा। हमने कोई मतलब जो बात मैं पहले अर्ज कर रहा था, हमने वो लोग चुने जिन्होंने आपस में डीलें करके कुछ कर दिया। कहीं यकीनन कहीं अच्छा भी होता है, कहीं बुरा भी होता है, लेकिन हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो हमारी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी भी तो नहीं है ना यार। हम सवाल करें तो पार्टी चुनते हैं फैसल भाई, हम पार्टी चुनते हैं। हाँ तो देखें हम लोग तो जिशान मुजम्मल का मेरा जो पॉइंट है वो यही है ना कि क्या अच्छा ना हो कि अब वो सिस्टम आए। देखें ना मीडिया बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, सोशल मीडिया ज़बरदस्त हो गया। हाँ माजी में हमारे पास डिबेट नहीं हुई। अच्छा मज़े की बात यह है कि 3-4 साल से जब मैं 4 साल पहले एक अंग्रेज़ी चैनल में भी था, उधर भी हमने कोशिश की, बाद में कोशिश की कि प्रेसिडेंशियल डिबेट कराई जाए या प्राइम मिनिस्टर जो टॉप लीडर तो आते ही नहीं, अपने जो लड़ाका तरीन तैयारे होते हैं वो उनको भेज देते हैं। उस डिबेट में भी उन्होंने लड़ाका रहता है ना, एक बदतहजी भी मिलाई दौड़ा ताड़ी की, घर चले गए। अच्छा फैसल आपको एक मजे की बात बताता हूँ। हाँ बताओ। आपके पड़ोस में जिनकी हम हर वक्त मजाक उड़ाते रहते हैं, उसमें ना राहुल गांधी ने अभी नरेंद्र मोदी को जो है ना हफ्ते पहले चैलेंज किया था कि नेशनल टीवी पे आके डिबेट करो मेरे से। हाँ आपको पता है नरेंद्र मोदी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। 9 अप्रैल को चैनल डिसाइड होगा, एंकर डिसाइड होगा, दोनों आमने सामने बैठ के डिबेट करेंगे। बहुत उम्दा। तो ये मजा आया ना बात से समझने में। लेकिन उसमें अच्छा उसमें वजह क्या है? उनका सिस्टम बदल रहा है या उनकी कौम बदल रही है? उनकी सर कौम तो अभी खैर वो प्योर नेशनलिस्ट है, लेकिन उधर जो है एक जैसे कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा तबका भी है। हाँ। जो मजबूर कर रही है अपने पॉलिटिशियंस को, और उनका रोजाना अकाउंटेबिलिटी भी करते हैं वो। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। अच्छा या वेरी गुड पॉइंट। हो पाकिस्तान में पता है क्या हो रहा है, और मैं आई प्लीड गिल्टी टू दैट। मैं ये जो सियासतदान है ना, इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। ये डेली कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और हम शाम को बैठ के उस कंटेंट में लग जाते हैं। आज मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ कि क्या करते हैं। आज जो हम डिस्कशन करें, मैं समझता हूँ कि ये हम करते रहें तो ये अवेयरनेस इनकलकेट होगी और ये खुद ही फंसेंगे वक्त के साथ। देखिए फैसल भाई, हाँ, मैं बताऊं आपको। देखिए हो क्या रहा है, जो आपने बात की ना, हम इश्यूज को डे टू डे बेस पे डिस्कस करते हैं, वो इशू आता है, वो इशू खत्म हो जाता है नेक्स्ट डे। जो आप बात करें ना कि हमें इनकी परफॉर्मेंस तो पता ही नहीं चलती ना। एग्जैक्टली चैनल्स पे आके एक दूसरे पे अटैक करते हैं। एग्जैक्टली हमें बताएं कि आपने जो है 6 महीने में क्या काम किया है, उसका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसको फिर हम फॉलो अप करते हैं। क्योंकि हम उस चक्कर यार हम उस घेर में फंस जाते हैं ना, हम इनके हाथों में खेलते हैं भाई। हम तो आज तो ये है ना कि इन्होंने एक फुलझड़ी छोड़ दी कि डॉलर आज 2 रुपए बढ़ गया। अब सारे चैनल्स जो हैं वो सिर्फ डॉलर को पीटते रहेंगे कि आज डॉलर बढ़ गया, 6 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। यार इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये क्यों बढ़ रहा है, इसका कॉज ऑफ एक्शन क्या था, इसकी क्यों वजूहत है, क्या ये पिछले उन्होंने कोई। अच्छा मजे की बात देखें ना, अगर की वजह से हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि हम इनको रो रहे हैं। जब पीएमएल की हुकूमत आई थी ना पिछली बार, वो सारी अखबार की कटिंग लें, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक बातें हुई थी। हम रो रहा के फिर भूल गए। बिल्कुल। मैं आपको फैसल एक और बात बताता हूँ। हाँ। देखिए जो आपके दोस्त होते हैं ना, आप उन्हीं को फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी जैसे पाकिस्तान का जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, पाकिस्तान को बेल आउट किसने किया? सऊदी अरब ने। पाकिस्तान को बेल आउट किसने किया? यूएई ने। पाकिस्तान को बेल आउट किसने किया? चाइना में। अगर आप इनके पॉलिटिकल सेटअप को देखें तो इट्स डिक्टेटरशिप तो नहीं कहूंगा, ऑटोक्रेट है वहाँ पे जो है ना, मतलब 1 मैन, देयर इज नो काबीना, देयर इज नो इलेक्शन इन कंट्रीज में। ठीक है ना। जब आप उनको, आप ठीक है उनके साथ कारोबार करें, लेकिन आपके बेंचमार्क, आपके दोस्त अगर दुनिया की बेहतरीन सिस्टम वाले मुल्क नहीं होंगे, कनाडा नहीं होगा, अगर यूएस यूके नहीं होगा, और आप उनसे नॉलेज ट्रांसफर नहीं करेंगे, यू विल कंटिन्यू टू बी अ फेलियर। अब पाकिस्तान में जब भी हुकूमतें बनती हैं, आप और मुझे पता है ना कि जहां सऊदी अरब या बाहर कहीं डिसाइड होता है कि किस पार्टी को लाना है और किस पार्टी की हुकूमत बनानी है, ठीक है ना। तो ये जब तक इन्फ्लुएंस हम खत्म नहीं करेंगे, इंडिया की अच्छी मिसाल ये कि इंडिया के करीबी दोस्त कौन है?
जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जैसे इस्राइल है, तो वहाँ तो हमें बेसिकली बेहतर लोगों। अच्छा, मैं अगले आप दोनों को इकोनॉमी की समझ है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। प्रोविंशियल डेवल्यूशन से माल धंधे में क्या? अच्छा, एक वक्फा लेना है और फिर मैं ये बात करना चाहूँगा प्रोविंशियल डेवल्यूशन से जो काम नहीं हुआ, जो फाइनेंसेस ने ट्रिकल डाउन है, उस पर बात करेंगे। छोटा सा वक्फा लीजिए। मास्टर बताने का बहुत शुक्रिया। वक्त मुख्तसर बातें ज़्यादा हैं। आप दोनों से मैं सवाल मुजम्मल आपसे इब्तिदा करूँगा। जो पैसों का मामला है, जो मामला ट्रिकल डाउन नहीं किया प्रोविंशियल डेवल्यूशन, वैसे उस पर क्या कमेंट कीजिएगा? देखें, बात यह कि आपको पता है 18 अमेंडमेंट के बाद, पहले 18 अमेंडमेंट से पहले हर आदमी नेशनल असेंबली की कहता था मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शन लड़ने थे, पार्टी टिकट इन डिमांड होती थी नेशनल असेंबली की। सही। अब जो है ना, हर आदमी लड़ता है प्रोविंशियल असेंबली के लिए, क्योंकि फंड जो है मुंतकिल हो गए सारे के सारे वफाक से सूबों में। सही। 2590 अरब रुपए हुकूमत इस साल जो है प्रोविंसेस को ट्रांसफर करेगी। पहली बात तो ये कि एमपीए को मिलता है अपने इलाके की डेवलपमेंट का फंड, एमएनए को नहीं मिलता, नंबर 1। नंबर 2, फिर एमपीए के पास एक और दिहाड़ी होती है, उसके टर्म में 2 दफा सेनेट के इलेक्शन होते हैं। सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं बलूचिस्तान वाले को, फिर उसके बाद केपी वाले को, फिर सिंध वाले को, फिर मिलते हैं पंजाब वाले को। नहीं, किस चीज के पैसे? यानी ये तो वजाहत करते रहो, किस चीज के पैसे मिलते हैं? सेनेटर बनाने के, वोट देने के सर, और किस चीज के? आपको पता है बोलियां लगती हैं, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे कुछ देखने वाले सीधे लोग भी होते हैं ना। तो आपको ये बता दूं कि मार्केट में इस वक्त प्रोविंशियल मेंबर की और मांग ज्यादा है, और आप ये अपनी नजर दौड़ा लें कि अभी भी जितनी जो आजकल इंक्वायरी है, जितने लोग उठ रहे हैं, वो प्रोविंशियल सेटअप और प्रोविंशियल सेटअप से रिलेटेड उठ रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट में पंजाब कंपनीज हो गई, फिर शहबाज शरीफ पे आया, इधर जो है हमारे स्पीकर एक अंदर है, शजील मेमन अंदर है, बलोचिस्तान से भी कुछ लोग हैं। तो आप ये देखेंगे फेडरल मिनिस्टर या फेडरल एमएनएस जो है रिलेटिवली जो है करप्शन में आजकल कम फेस कर रहे हैं, ज्यादा जो है ये एमपीए की जो लॉट्स हैं वो जो फेस कर रहे हैं। इसका मतलब देयर इज अ मनी देयर, और जो जिसका बहुत ही बुरे तरीके से मिसयूज हो रहा है। जिशान, योर कमेंट? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मिसयूज तो बहुत हो रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि जब से सिंध रेवेन्यू बोर्ड बना है, तो उनकी जो इनिशियल पहले साल की कलेक्शन थी 20 अरब रुपए, और वो होते होते आज 100 अरब रुपए हो गई। वो टैक्स कलेक्ट करते हैं सिंध से 100 अरब रुपए का, तो वो 100 अरब रुपए मुझे कहीं लगता हुआ नजर नहीं आता। सारा का सारा मोस्टली कराची। आपको मैं बता दूं, 100 अरब नहीं, लास्ट फिस्कल ईयर 197 बिलियन कलेक्ट हुआ है, तो और इस साल का टारगेट है 247 बिलियन। कोई क्वेश्चन ये है कि वो पैसा मुझे कहीं लगता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे नजर नहीं आता। वो गटरें रोडों पे, मेन रोड्स पे वैसे ही उबल रही हैं जो पहले उबल रही थी। मुझे कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं तो पैसा जा रहा है। अब वो जा कैसे रहा है कि वो लोगों के घरों से निकलता है, लोगों के लॉकरों में से निकलता है, बैंक अकाउंटों में से निकलता है, बन कबाब वाले के अकाउंट से निकलता है, चाय वाले के अकाउंट से निकलता है। पैसा तो निकल रहा है भैया। बात तो ये है कि पैसा निकल तो रहा है, लेकिन इसका मकसद ये है कि क्या ये 18th अमेंडमेंट क्वेश्चनेबल हो गई है आज, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब हर जगह पे जिसको बता रहे हैं, वो कहते हैं कि आधा तो मेरा पहले ही पैसा निकल जाता है एनएफसी अवार्ड में, बाकी आधा जो है मैं डेट सर्विसिंग में गुजार देता हूँ और आर्मी के अपना फोर्सेस पे लगा देता हूँ। तो डेवलपमेंट में तो कोई पैसा बचता ही नहीं। अगर मैं एक बिल्कुल न्यूट्रल लेवल से सोचूं तो बात तो हकीकत नजर आती है, लेकिन फिर बात आती है कि क्या सूबों को ये पैसा जो मिल रहा है, तो क्या सूबों की रिक्वायरमेंट्स फिर कैसे पूरी होंगी? तो मैं वहां भी फंस जाता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली हो ये रहा है कि एज अ नेशन, एज अ वोटर, एज अ आवाम, मैं पिस रहा हूँ, मैं ही हर चीज का बर्न फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1 मिनट है। मैं आपका एक चीज पे आप लोगों को, जो मेरा तीसरा सवाल था उस पर मैं कमेंट चाहूंगा कि जो प्रोविंसेस बनाने की बात होती है, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें बड़ी इमोशंस हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, आप समझते हैं कि क्या वो फॉर्म बेहतरी ले आएगा? मुजम्मिल, क्विकली। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बेहतर मैनेज होगा और डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगा। आई कंप्लीटली एग्री, बट दिस शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन। तो वही तो प्रोविंस, मतलब प्रोविंसेस को मत छेड़े। प्रोविंस की क्या जरूरत है भाई? प्रोविंसेस हमारे कल्चरल प्रोविंसेस हैं, उनको हाथ लगाने की क्या जरूरत है? आप देखें ना, अगर हम कहते हैं कि यार भावलपुर इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद लाहौर के बराबर है, तो उसको अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए ना उसको। भावलपुर हो गया, कराची हो गया, कराची हो गया, ठीक है,
देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कभी किसी एक सियाने से सुना था कि जब किसी को डिवाइड करना हो ना तो उसको सूबों में तकसीम कर दो, बाउंड्रीज खींच दो, मुल्क के गिर्द बाउंड्रीज बना दो, लोग खुद ब खुद डिवाइड हो जाएंगे, इश्यूज से हट जाएंगे और आपस में लसानियत में और उसमें लग जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोविंसेस को नया फर्दर बनाना ये एक डिजास्टर होगा। ठीक है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आना चाहिए, लेकिन बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई पावर में या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आता है तो एक आम आदमी भी जाके उससे कहे कि जी मुझे हिसाब दीजिए कि आपने ये पुल बनाया या ये ब्रिज और अंडरपास बनाया, तो इसके डेटा दीजिए मुझे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली वक्त ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे और बात होनी है। अगर कोई नया कारनामा हमारे किसी सियासतदान ने ना किया तो इंशाल्लाह कुछ पढ़े लिखे लोगों से मालूम करने की कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की क्या पॉसिबिलिटी है और क्या मुस्तकबिल होना चाहिए। कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।